अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं आपके लिए मैकेनिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहा हूँ। इसके लिए जो बुक फॉलो करेंगे वो बुक है ये वाली। इसका नाम आप गौर से देख लें, एडवांस नोट्स ऑफ मैकेनिक्स बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी। इस बुक के अंदर आपको मैकेनिक्स के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और इसी बुक को मैं फॉलो करूंगा। तो आज जो है मैं आपको मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर जो मेरी बुक के मुताबिक है 6 है और उसका नाम है काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स से जो है ये मैं आज के लेक्चर का आगाज करने जा रहा हूं। आई एम फुली होपफुल कि इंशाल्लाह ताला आज के बाद आपको मैकेनिक्स जो है वो कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकॉन के बटन को पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मौसूल हो सके और आप खज्जल खुआरी से बच सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? पहले हम मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स? The science of force and motion is called mechanics. ये डेफिनेशन है मैकेनिक्स की। जब आप किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बॉडी जो है वो अपनी जगह पे साकन रहेगा या वो बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। मसलन ये देखें, दीवार है, मैं बोर्ड के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये बोर्ड अपनी जगह से नहीं हिल रहा, लेकिन फोर्स लग रही है। अब ये मार्कर है मेरे पास, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं मैं, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा। तो जब आप किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो बॉडी मूव करेगा या बॉडी मूव नहीं करेगा। जब बॉडी मूव करेगा तो बॉडी जो है वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। जब वो डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आएगी। जब डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आएगी तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। जब वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वेलोसिटी में चेंज आएगी, उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इस तरह की जो सारी चीजों की जो स्टडी है वो सारी की सारी मैकेनिक्स के अंदर आती है। तो इसलिए हमने कहा इसकी डेफिनेशन, द साइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक है स्टैटिक्स और दूसरी वाली का नाम है डायनामिक्स। इट हैज टू मेन ब्रांचेस। इट हैज टू मेन ब्रांचेस। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 डायनामिक्स। दो ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की। अब स्टैटिक्स क्या चीज है? स्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं। स्टैटिक्स का मतलब है सुकूनियात, सुकून माहौल, सुकूनियात।
यानी बॉडी के ऊपर डिफरेंट किस्म की फोर्सेस तो अमल कर रही हैं, लेकिन बॉडी जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में रहता है। दैट मीन बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द नंबर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। कभी आपने रस्साकशी का मुकाबला देखा है? जब मुकाबला शुरू होता है तो दोनों तरफ से कोई 11 प्लेयर इधर रस्से को खींच रहे हैं, 11 प्लेयर अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, लेकिन रस्सा अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होता। फोर्सेस दोनों तरफ से लग रही हैं, लेकिन वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के असर को जायल कर रही होती हैं। बाद में फिर जब एक टीम की एनर्जी जो है वो लूज कर जाती है अपनी, तो वो फिर हार जाती है। तो उसमें फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन बॉडी जो है वो रस्सा स्टार्ट में मूव नहीं कर रहा होता। एक एग्जांपल मैंने दी, मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन दीवार जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, लेकिन फोर्स उसके ऊपर लग रही है। इट इज द ब्रांच, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deals with body, we deal with bodies, ऐसे बॉडीज के साथ डील करते हैं एट रेस्ट, जो रेस्ट में होती हैं। ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर बॉडीज रेस्ट में रहती हैं। दैट इज the body remains in equilibrium. The bodies remains in equilibrium under the action of number of forces. ओके, फोर्सेस। जो पहले 5 चैप्टर हैं मेरी बुक के, वो पहले 5 चैप्टर का ताल्लुक स्टैटिक्स से है, लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायनामिक्स। तो अब हम डायनामिक्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डायनामिक्स। डायनामिक्स जो है ये मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडीज को डिस्कस करते हैं विच आर इन मोशन। आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, उसकी मोशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो इस तरह की जो डिस्कशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये डायनामिक्स है। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज the branch of mechanics in which we deal with bodies in motion. We deal with bodies in motion. डायनामिक्स जो है ये मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसी बॉडीज को डील करते हैं जो कि मोशन में होती हैं। डायनामिक्स की आगे फिर 2 मेन ब्रांचेस हैं। इट हैज 2 मेन ब्रांचेस। जिस तरह मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस थी, उसी तरह मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस, एक स्टैटिक्स एक डायनामिक्स। आगे डायनामिक्स की फिर मजीद 2 ब्रांचेस हैं, एक का नाम है काइनेटिक्स और एक का नाम है काइनामेटिक्स। नंबर 1 काइनेटिक्स। नंबर 2 काइनामेटिक्स।
अब काइनेटिक्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। सी द डिफरेंस। काइनेटिक्स को डिफाइन करते हैं, इट इज द ब्रांच, it is the branch of dynamics which establish the relation between force and motion। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो आप अगर फोर्स को भी डिस्कस करें और बॉडी की मोशन को भी डिस्कस करें और उनके रिलेशनशिप को आपस में डिस्कस करें, तो इस तरह की जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम कहते हैं काइनेटिक्स। और अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं काइनामैटिक्स। चैप्टर नंबर 6 काइनामैटिक्स। अब हम काइनामैटिक्स को डिफाइन करते हैं। जिस तरह काइनेटिक्स को मैंने डिफाइन किया कि ये फोर्स और मोशन के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है, लेकिन अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव करना शुरू कर देती है और उसमें फोर्स का जिक्र नहीं करते, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं, तो इस तरह की जो मोशन होती है उस मोशन को हम कहते हैं काइनामैटिक्स। तो काइनामैटिक्स के अंदर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें बॉडी की मोशन को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर फोर्स का कोई अमल दखल नहीं होगा। इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, branch of dynamics in which we discuss the motion of the body without any reference of force, without any reference of force is called काइनामैटिक्स। और आज हम काइनामैटिक्स को जो है ये शुरू करने जा रहे हैं। अब जो है हम इस चैप्टर का पहला आर्टिकल करते हैं, पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। छोटा सा आर्टिकल है। फर्ज किया कि मेरे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल मूव करता है अलोंग द कर्व ए बी। लेट ए पार्टिकल is moving in xy plane along the curve AB। मैं फर्ज कर लेता हूं let at any time t the particle is at the point P, यानी किसी भी टाइम टी के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पार्टिकल की पोजीशन P है। तो इस P को जब मैं ओरिजिन के साथ जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अलोंग द कर्व ए बी, लेट P बी
the position of the particle, position of the particle at any time t, टाइम t के ऊपर जो है पार्टिकल की जो पोजीशन है वो पॉइंट p के ऊपर है, दैट इज OP इज इक्वल टू R। अब ये देखें, ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसको मैं कहता हूं ये पोजीशन वेक्टर है। आपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। अब ये देखें, ये वेक्टर A है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये B है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसको B वेक्टर कहेंगे। तो OA एंड OB ये दोनों क्या हैं, पोजीशन वेक्टर हैं। ओके, तो ये R जो है ये पोजीशन है पॉइंट के एट एनी टाइम t। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा। तो पार्टिकल जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो एक्चुअली वो क्या करेगा, उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होता जाएगा। तो एज द टाइम प्रोग्रेस, as the time progress, the particle changes its position, changes its positions। तो इसका मतलब है, पोजीशंस का मतलब क्या है कि पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे टाइम। यहां पे आएगा नया पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल यहां पे आएगा नया पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन R depend upon T। तो जब आप ये कहते हैं कि R depend upon T, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि R is a function of T। जब हम ये लिखते हैं y is equal to f of x, तो इसका मतलब क्या होता है कि y x का फंक्शन है, y x के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये देखें, फर्ज किया y इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर आ जाता है, तो जब मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो y 1 आ जाता है, x की जगह पे 2 पुट करता हूं तो y का जवाब 4 आ जाता है, जब x की जगह पे 3 पुट करता हूं तो y का जवाब 9 आ जाता है, सो ऑन। तो इसका मतलब है कि y को चेंज होने के लिए x के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए x को कहते हैं इंडिपेंडेंट और y को कहेंगे हम डिपेंडेंट। y को हम कहेंगे डिपेंडेंट। तो जब हम कहते हैं कि y डिपेंड करता है x के ऊपर, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब हम कहते हैं कि r t पर डिपेंड करता है, तो r किस चीज का फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। तो फिर r की शक्ल किस तरह की होगी, r की शक्ल t स्क्वायर i प्लस t 3t कर लें जी, कोई रकम सपोज कर लें 3tj, इस तरह का r की शक्ल इस तरह की होगी। तो इस आर्टिकल के अंदर हमने ये साबित करना था कि r जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसी तरह यहां पे y जो है, r जो है, उसको हम किसके लिहाज से डिफरेंशिएट किया करेंगे, टाइम t के लिहाज से डिफरेंशिएट किया करेंगे। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। अब हम आते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरफ। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। उसके लिए फिर मैं ये सपोज करता हूं मेरे पास एक प्लेन है, XY प्लेन।
इसका नाम रख दिया मैंने एक्स एक्सिस, इसका नाम रख दिया वाई एक्सिस। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पार्टिकल मूव करता है अलोंग द कर्व ए बी। Let a particle is moving. Let a particle is moving in xy plane along the curve AB। अब मैं फर्ज कर लेता हूं लेट एट एनी टाइम टी द पार्टिकल इज एट द पॉइंट पी एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज आर। लेट एट एनी टाइम टी द पार्टिकल इज एट पी whose position vector is, इसका पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू R आएगा। जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो मैं सपोज कर लेता हूं पॉइंट P जो है, पार्टिकल पॉइंट P से मूव करके पॉइंट Q पे आ जाता है, ये पॉइंट Q, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम रख लेता हूं मैं R प्लस डेल्टा R, R plus delta R. Let after a small interval of time delta t, थोड़े से टाइम के बाद पार्टिकल P से मूव करके Q के ऊपर आ गया। The particle is at Q। इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कर लेते हैं हुज पोजीशन वेक्टर इज R प्लस डेल्टा R, R प्लस डेल्टा R। पोजीशन वेक्टर में जिस तरह मैंने बताया था कि ओ ए अगर हो A के बराबर, ओ बी B के बराबर, तो ए बी किसके बराबर होता है? B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर एनालिसिस के अंदर जो है ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन में ये चीज डिस्कस होती है। तो अब मैंने निकालना है पी क्यू, यहां से यहां तक पी क्यू डिस्प्लेसमेंट कितना आया, क्यू में से पी को माइनस कर देंगे, यानी इसके पोजीशन वेक्टर में से ये ओ बी बराबर है बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो पी क्यू, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, तो ये आएगा R प्लस डेल्टा R माइनस R विच इज इक्वल टू डेल्टा R। ये डेल्टा R जो चेंज है ये कितने टाइम में आई है? टाइम डेल्टा T में आई है। तो ये जो रेशो है, द रेशो डेल्टा R ओवर डेल्टा T इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। तो जब मैं इसका लिमिटिंग केस लेता हूं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, तो डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा हुआ है ना कि जब डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी की लिमिट लेते हैं, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अगर हो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, अगर आपको डिफरेंशिएशन का चैप्टर याद हो तो इसको हम डी वाई बाय डी एक्स के बराबर लिख दिया करते थे। तो यहां पे डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी लिमिटिंग केस में ये किसके बराबर आ जाएगा? डी आर ओवर डी टी। और डी आर ओवर डी टी को हम क्या कहते हैं? ये तो आ गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो बस साबित हुआ कि वेलोसिटी किसके बराबर है? डी आर ओवर डी टी के बराबर। तो
पहले आर्टिकल में हमने कहा कि r जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, t के ऊपर। तो जब r का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, यानी r को एक दफा डिफरेंशिएट किया करेंगे, तो हमें वेलोसिटी मिला करेगी। अब ये देखिए जरा, जब हम ये कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y को डिफरेंशिएट करते हैं ना x के लिहाज से, dy बाई डी एक्स, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसी तरह ये जो वेलोसिटी है, ये भी कोई ऐसे करके कर्व होगी, यहां पे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो dr ओवर dt dy बाई डी एक्स जिस तरह स्लोप ऑफ टेंजेंट को जाहिर करता है, तो इसी तरह यहां पे ये dr ओवर dt जो है, ये चूंकि अलोंग द टेंजेंट होता है, तो यहां पे dr ओवर dt जो है ये किसके अलोंग होगी, अलोंग द टेंजेंट। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है इसका क्या होगी, प्योरली अलोंग द टेंजेंट। डायरेक्शन वेलोसिटी is purely along the tangent, along the tangent आ गया जी, ठीक। अब वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं, v लें आप, v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा dv ओवर dt, which is equal to d2r over dt square। dv over dt को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, और उसको हम a के साथ डिनोट करेंगे, is the acceleration। तो क्या चीज हमें यहां से सीखने को मिली कि जब r को हम एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, जब दूसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। एक नोट देखें जरा, आप जानते हैं कि r जो है 2 डायमेंशन में वेक्टर को xi प्लस yj के साथ डिनोट किया जाता है। यहां पे r t का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा dr ओवर dt, dr ओवर dt को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करूंगा dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt, x को भी t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया, y को भी t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया। अब जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं dr ओवर dt विच इज इक्वल टू dx ओवर dt का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, अंडर रूट। प्लेन कर्व के अंदर साबित करेंगे कि यह चीज किसके बराबर होती है, ds ओवर dt के बराबर, जिसको हम स्पीड बोलते हैं। और यहां पे ये जो आर्क लेंथ है ये s होती है, तो चेंज इन आर्क लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू स्पीड, और दो नुकात के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगी उसको वेलोसिटी कहेंगे हम। ये डिस्टेंस है, इसके अंदर जो चेंज आएगी उसको हम स्पीड बोलेंगे, ds ओवर dt स्पीड है। अब जो है मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं और उसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालने हैं उसका मेथड बताता हूं मैं आपको। स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सच अ वे दैट इट्स पोजीशन वेक्टर r पोजीशन वेक्टर दिया गया है, आपने वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो जैसा कि आज हमने फैसला किया कि r को जब एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, जब उसको दूसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या करना है, r को 2 दफा डिफरेंशिएट करना है। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr ओवर dt मिला, dr ओवर dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2t इंटू i। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ t,
और साइन स्क्वायर टी को करेंगे तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी आर ओवर डी टी किसके बराबर होता है? डी आर ओवर डी टी का नाम वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी किसके बराबर आई? 3t² प्लस 2ti माइनस साइन ऑफ टी प्लस 2 साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 2t के बराबर। ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आई, इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, अब इसका नाम रखते हैं हम नंबर 1। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, you will get dv over dt is equal to 6t आ गया इसका डेरिवेटिव, 2t, t का डेरिवेटिव 1, सिंपल टू i प्लस माइनस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आंसर आता है? cos। इस चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। साइन 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos ऑफ 2t, 2t को दोबारा करेंगे तो t आ जाएगा। बट dv ओवर dt किसके बराबर है? a के बराबर। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया? 6t प्लस 2 इंटू आई माइनस कॉस ऑफ t प्लस 2 कॉस ऑफ 2tj। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही निकालने थे। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बड़ा पसंद आया होगा। कल के लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक डिस्कस करूंगा, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेवर मिस इट। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।